हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ कालरात्रि आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, आपकी झोली खुशियों से भर दें। इसी मनोकामना के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं रेसों के परीक्षण के बारे में। कल की जो आपकी क्लास हुई थी आपने उसमें कई परीक्षण देखे थे। सबसे लास्ट में जो हमने चर्चा किया था वो किया था स्याही परीक्षण यानी कि इंक टेस्ट क्या होता है। हमने बताया कि जो ये आपके और वस्त्र हैं लिनन और कपास को छोड़कर हम इन पर इंक परीक्षण नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर तमाम प्रकार की परिचर्याएं की जाती हैं। तो इसी वजह से ये जो हमारा परीक्षण है, इंक परीक्षण जो है, ये आपको सटीक पहचान नहीं बता पाता है। केवल आपके 2 रेशे ऐसे हैं जिन पर हम इंक परीक्षण कर सकते हैं। एक था आपका कपास, दूसरा था आपका लिनन। आपने देखा था कि जब हमने कपास के रेशों पर एक बूंद इंक की डाली थी, तो जो हमारे इंक के धब्बे थे, वो आसमान पड़ रहे थे और वो एक गोलाई में नहीं हो रहे थे। लेकिन वही जब हमने बूंद लिनन के वस्त्र पर डाला, तो हमने देखा कि जो हमारे धब्बे थे, वो एक समान दिखाई दे रहे थे, यानी कि जो उनकी रंग पड़ रहा था, वो रंग पूरे धब्बों पर एक समान था। इसी के साथ-साथ जो धब्बे थे वो गोलाकार में थे। ठीक? आज हम देखेंगे तेल परीक्षण करके यानी कि ये ऑयल टेस्ट क्या है, आज हम इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे आपने इंक परीक्षण की सीमाएँ देखी कि आप हर वस्त्र पर नहीं कर सकते हैं इंक परीक्षण, वैसे ही आपका ये तेल परीक्षण भी है। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं और हम ये जो ऑयल परीक्षण है, ये हर किसी वस्त्र पर नहीं कर सकते हैं। आप ये केवल सिर्फ़ 2 वस्त्रों पर कर सकते हैं, जैसे कि आपका कपास हो गया और आपका लिनन हो गया। तो इस जो ये परीक्षण है, इसमें जो आपके परिचर्याएँ की जाती हैं, जो परिष्कृत किए जाते हैं, ये सारी प्रक्रियाएँ आपकी बाधा का कार्य करती हैं और धब्बे का वो रूप नहीं बन पाता है, जो मौलिक रेशे का होता है। तो इस परीक्षण में वस्त्र पर आप एक बूंद तेल डालकर देखते हैं कि क्या उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, जैसे आपने इंक में किया था। यानी कि वो धुंधला पड़ जाता है, पारदर्शी हो जाता है, कैसा हो जाता है। तो हमें इन्हें जैसे आपने दोनों परीक्षण सिर्फ़ यानी कि जो इंक परीक्षण था, वो सिर्फ़ 2 वस्त्रों पर किया, 2 सूतों पर किया, यानी कि 2 प्रकार के जो हमारे वस्त्र थे, हमने उन पर किया। वैसे ही हम तेल परीक्षण को भी सिर्फ़ 2 वस्त्रों पर कर सकेंगे। पहला है आपका सूती। तो जब आप सूती वस्त्र पर यदि तेल की एक बूंद गिराकर देखें, तो उसका धब्बा अपारदर्शी, धुंधला, अंधकार युक्त और गंदा-सा दिखाई देगा। यानी कि आप करेंगे क्या? ये आप कॉटन का कपड़ा लेंगे यानी कि कोई सूती वस्त्र लेंगे, उस पर आप 1 बूंद तेल गिराएँगे और देखेंगे जो आप धब्बा उसमें पाएँगे, वो आपका अपारदर्शी होगा। इसी के साथ-साथ वो धुंधला होगा, अंधकार युक्त होगा और गंदा-सा दिखाई देगा। लेकिन यही अगर हम प्रयोग, यही परीक्षण जब हम लिनन पर करते हैं तब क्या होता है? तो लिनन के वस्त्र पर तेल से बना जो धब्बा दिखाई देगा आपको, वो पारदर्शी बनता है और इसमें कुछ चमकीलापन भी होता है। यानी कि आप देखिए जैसे आपने इंक परीक्षण किया, तो जो आपका कॉटन का कपड़ा था उस पर जो धब्बे थे, पहली बात वो गोल नहीं बन रहे थे, उसके किनारे जो थे वो कुछ अंडाकार सा हो जा रहे थे। उसपे जो धब्बे पड़ रहे थे, वो गोल नहीं थे, धब्बे का जो स्याही का जो रंग था, वो भी आपका अलग-अलग रंगत दे रहा था, यानी कि उसकी रंगत जो थी वो कम हो रही थी। तो वैसे ही जो आपका कॉटन का आप तेल परीक्षण करते हैं, तो जब कॉटन के कपड़े पर आप तेल गिराते हैं, तो ये आपका अपारदर्शी दिखाई देता है। लेकिन जब यही प्रयोग आप
यही परीक्षण आप लिनन पर करते हैं तो लिनन का जो धब्बा होता है वो आपको पारदर्शी दिखता है और इसमें कुछ चमक होती है। ठीक? ये आपने दूसरा परीक्षण देखा, ऑयल परीक्षण यानी कि तेल परीक्षण देखा। अब हम एक परीक्षण और करके देखेंगे जो कि है आपका नमी परीक्षण। मॉइस्चर परीक्षण क्या है, मॉइस्चर टेस्ट क्या है, हम इसके बारे में भी समझते हैं। तो स्याही परीक्षण और तेल परीक्षण, ये 2 परीक्षण आपने देखा, इसकी कुछ सीमाएँ थीं जो कि सिर्फ़ हम कॉटन और लिनन पर कर पा रहे थे। तो उसी तरह से जैसे आपके स्याही परीक्षण और तेल परीक्षण की सीमाएँ हैं, आप अन्य वस्त्रों पर नहीं कर पाते हैं, वैसे ही आपका ये जो नमी परीक्षण है, ये भी आप सिर्फ़ कॉटन और लिनन पर ही कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि नमी परीक्षण के द्वारा आप सिर्फ़ कॉटन और लिनन के वस्त्रों की पहचान कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें क्या देखेंगे? आप इसमें ये देखेंगे कि कौन-सा वस्त्र कितनी शीघ्रता से, कितनी अधिक नमी सोखने की क्षमता रखता है। और साथ ही इसमें जो आप परिसज्जाएँ वग़ैरह कर देते हैं, ये बाधा का कार्य करने लगती हैं। हम अपने वस्त्रों के मौलिक रूप को क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि उसमें इतनी परिसज्जाएँ कर दी जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता है। अगर आपके कॉटन के कपड़ों पर, लिनन के कपड़ों पर, रेशम के कपड़ों पर, ऊन के कपड़ों पर इतनी ज़्यादा परिसज्जाएँ ना की जाएँ, तो आपको समानता नहीं दिखेगी, आप आसानी से रेशों को पहचान लेंगे। लेकिन ये जो आप परिसज्जाएँ कर देते हैं, तो ये हमारे पहचान में बाधा का कार्य करती हैं। तो इसी वजह से, इन्हीं परिसज्जाओं की वजह से कई परीक्षण हम अपने रेशों पर कर ही नहीं पाते हैं। जैसे अभी आपने देखा ना कि आप अपने कपास और लिनन को छोड़कर ना तो स्याही परीक्षण कर सकते हैं, ना ही तेल परीक्षण कर सकते हैं और ना ही आप नमी परीक्षण कर सकते हैं। ज़रा हम एक बार देख लेते हैं कि जब हम अपने कॉटन के कपड़ों पर या फिर लिनन के कपड़ों पर नमी परीक्षण करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है। अगर हम बात करें सूती की, यानी कि जो सूती वस्त्र है, वो नमी को सहजता से ग्रहण कर लेता है। लिनन की अगर हम बात करें तो लिनन वस्त्र अति शीघ्रता से नमी अवशोषित कर लेता है। उनकी नमी अवशोषण क्षमता कपास से बहुत अधिक होती है। अच्छा, आपने ये देखा होगा ना, जैसे आपने जब लिनन का और कॉटन का चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने देखा था ये जो तौलिया वगैरह बनाए जाते हैं, ये अमूमन लिनन के कपड़े से बनाए जाते हैं या लिनन के कपड़े से जो टॉवल बनाए जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नमी सोखने की जो क्षमता होती है, नमी को अवशोषण करने की जो क्षमता होती है, वो कपास से कहीं अधिक होती है। ठीक? तो ये आपने देखा नमी परीक्षण। नमी परीक्षण भी आपने 2 पे किया, तेल परीक्षण भी आपने 2 पर ही किया और स्याही परीक्षण भी आपने 2 पर ही किया। बाकी ये परिचर्चाओं के वजह से हम और वस्त्रों पर ये परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अब हम अगला जो परीक्षण करेंगे वो है हमारा वस्त्र विदीर्ण परीक्षण। यानी कि जो आप वस्त्रों को फाड़ कर देखते हैं। फाड़ कर भी तो हम वस्त्रों की पहचान कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप रेशा तोड़कर उसकी मजबूती का परीक्षण कर रहे थे, रेशा तोड़, भंजन क्रिया, ठीक? तो उसी तरह से कपड़े को फाड़ कर भी हम देख सकते हैं कि वस्त्र को फाड़ने पर हमें क्या परिणाम मिल रहा है। क्या वस्त्र आसानी से फट जा रहे हैं? फाड़ने पर इसमें किस तरह की आवाज़ आ रही है? फाड़ने पर इसके किनारों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस तरह से किनारे दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस बेस पे तय करते हैं कि ये हमारा कौन-सा कपड़ा है। चलिए हम देखते हैं कि अगर हम कपास के वस्त्र को फाड़ते हैं, तो फाड़ने से हमें क्या मिलता है? अगर आप कपास की बात कर रहे हैं और कपास यानी कि शीघ्रता से तेज आवाज़ करते हुए फटता है। जब आप कॉटन का कपड़ा लेकर फाड़ते हैं तो उसमें बड़ी ही चरचराहट की आवाज़ आती है, यानी कि बड़ी तेज आवाज़ के साथ वो आपका कपड़ा फटता है। फाड़ने पर किनारे टेढ़े-मेढ़े फुज्जीदार दिखाई देते हैं। जैसे जब आप कॉटन के कपड़े फाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो वस्त्र का किनारा है
फाड़ने के बाद जो हमारा वस्त्र है 2 टुकड़ों में बँट जाता है, उसके 2 किनारे हो जाते हैं। तो जो किनारे दिखाई देते हैं आपको वो टेढ़े-मेढ़े और फुज्जीदार दिखाई देंगे, ठीक? ये तो हमने देखा कि अगर हम कपास की बात कर रहे हैं, कपास को हम फाड़ रहे हैं तो कैसे आवाज़ आता है। इसी तरह से हम एक-एक करके अपने और वस्त्रों को भी देखते हैं कि फाड़ने पर कैसे आवाज़ आता है। वैसे आप इसका प्रैक्टिकल हर कोई कर सकता है। आप जो भी कपड़ा पहने हैं, ज़रा एक बार फाड़ के देखिएगा कि वो कौन-सा कपड़ा है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन-सा कपड़ा आज आपने पहना था, ठीक? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं लिनन की। जैसा कि आपने अभी देखा कपास क्या कर रहा था चरचराहट यानी कि तेज आवाज के साथ फट रहा था, किनारे उसके फुज्जीदार हो जा रहे थे। अगर हम बात कर रहे हैं लिनन की, तो लिनन सूती वस्त्र से मजबूत होता है। आप कॉटन के कपड़े को तो आसानी से फाड़ सकते हैं, लेकिन लिनन के कपड़े को आसानी से नहीं फाड़ सकते हैं, इसलिए ये आसानी से नहीं फटता है, क्योंकि ये कॉटन से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। इसकी आवाज़ तीखी होती है, मतलब एक तो ये फटता नहीं है, लेकिन जब इसको आप फाड़ देते हैं तो फाड़ने पर इसकी जो आवाज़ निकलती है बड़ी ही तीखी कह सकते हैं, कर्कश आवाज़ होती है। किनारे इसके सीधे नुकीले होते हैं, लेकिन हमने कपास में क्या देखा था? फुज्जीदार होते हैं, ठीक? ये तो आपने देख लिया लिनन के बारे में। ऐसे ही हम समझ लेते हैं कि अगर हम रेशम के वस्त्र को फाड़ते हैं तो क्या होगा? पहली बात, रेशम का वस्त्र फटता नहीं है। ये मतलब खींचता ज़्यादा है, फटता नहीं है, आवाज़ इसकी चीखती हुई होती है। पहले ये क्या होगा जब आप इसको फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये फाटेगा नहीं, ये खींचता है, खींचने के बाद ये फटता है और ये आवाज़ बड़ी तीखी-सी होती है, किनारे इसके सीधे और चिकने दिखाई देते हैं। एक में आपने देखा फुज्जीदार किनारे हो गए, दूसरा यानी कि लिनन में आपने देखा किनारे नुकीले हो गए। लेकिन ये जो रेशम के कपड़े हैं, जब आप रेशम के कपड़ों को फाड़ते हैं, तब इसके किनारे आपको सीधे और चिकने दिखाई देते हैं, ठीक? लगे हाथ हम बात कर लेते हैं ऊन के बारे में कि जब हम ऊन को फाड़ते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है। ऊनी वस्त्र यानी कि ये आसानी से फटते नहीं, यानी कि ये आप अगर चाहें तो ये आसानी से नहीं फट सकते हैं। इनको फाड़ने के लिए काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है। और तेज आवाज़ निकलती है, किनारे इसके मोटे और सीधे दिखाई देते हैं, ठीक? बात कर लें अगर हम रेयॉन की, तो रेयॉन आसानी से कम शक्ति लगाने पर फट जाता है, यानी कि ये जल्दी फट जाता है। आवाज़ इसकी कर्कश होती है और फटने पर किनारे के रेशे समान लंबाई के लहरदार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे? तो लहरदार दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें ये नायलॉन की, तो नायलॉन का आसानी से फटता नहीं है इसका कपड़ा, ठीक? ये बहुत मजबूत होते हैं। ये आपने देख लिया, ये हमने किया विदीर्ण परीक्षण यानी कि फाड़ कर जो फाड़ा जाता है, फाड़ कर हमने चेक किया कि कैसे होते हैं हमारे वस्त्र। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट परीक्षण जिसका नाम है दहन परीक्षण। ये एक्चुअली मैंने इसको लिखा नहीं है, इसे मैंने ऐसे ही बुक से आपके निकाल लिया है और यहाँ पर लाके चिपका दिया है। उम्मीद है कि ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक? और यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ही नहीं, हर जो आपने पढ़ा ये रेसी का परीक्षण, यहाँ हर पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेशे का आकार कैसा होता है, अनुप्रस्थ काट कैसा होता है, अभी आप माइक्रोस्कोप यानी कि यांत्रिक विधि से रेशों का परीक्षण करेंगे तो वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम बात कर लेते हैं दहन परीक्षण, और ये दहन परीक्षण से ही लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन आया था। अगर हम बात करें दहन परीक्षण यानी कि बर्निंग टेस्ट आपका क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो पहचान के लिए रेतों को हम जलाकर उसका परीक्षण कर लेते हैं और जलने के समय ये आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने होते हैं जहाँ से आपसे अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये जलने पर इसकी लौ कैसी आती है, यानी कि लौ
ये कैसा होता है, इसका जलने पर इसकी राख कैसी आती है, साथ ही साथ इसकी गंध कैसी आती है। ये गंध कैसा है, राख कैसा है, यानी कि इसकी लौ कैसी है। इन बातों को हमें सबसे कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण है जिनको हमें ध्यान रखना होता है। यानी कि एक ही वर्ग में आने वाले रेशों की जलने के समान समय जो समान प्रक्रिया है, होने के कारण आप इसको पहचानना थोड़ा-सा आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन अगर रेशों का वर्ग अलग है, जैसे वानस्पतिक जगत का रेशा है या प्राणिज जगत का रेशा है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस परीक्षण के पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि उस वस्त्र के धागे एक ही वर्ग के रेशे से निर्मित हैं या मिश्रित धागों पर ये परीक्षण आप असफल हो जाता है। क्योंकि जब ये अब जैसे आपका प्राणिज जगत का रेशा हो गया या आपका जो है ये कह सकते हैं प्राणिज जगत का या वानस्पतिक जगत का हो गया, तो प्राणिज जगत के रेशे की गंध अलग होगी और जो आपका वानस्पतिक जगत का रेशा है, उसकी गंध आपकी अलग होगी। तो सही हम जान सकें, सही रेशे की पहचान कर सकें, इसके लिए हमें इस परीक्षण को और बार करना चाहिए। और परीक्षण करते समय जब आप परीक्षण कर रहे हों, ये बर्निंग टेस्ट कर रहे हों, तो परीक्षण करते समय धागे को जलाकर ज़मीन की समानांतर स्थिति पर रखना चाहिए। जलने का ढंग, जलने की समय, उसकी गंध कैसी थी, गंध जलने के बाद के जो उसके अवशेष बचे हैं वो कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को हमें समझना होता है। तो चलिए हम एक-एक करके जैसे अभी आपने मुख्य तौर पर कपास देखा, लिनन देखा, रेशम देखा, ऊन देखा और आपने रेयान ने और नायलॉन, ये 6 रेशों के बारे में आपने पढ़ा। लेकिन इसमें हम कुछ और रेशों के बारे में समझेंगे और थोड़े रेशों के बारे में जानकारी लेंगे कि और भी रेशे हमारे कैसे दिखाई देते हैं जलने पर, ठीक? एक इसमें हम कई रेशे पढ़ेंगे, दूसरा जब कल की क्लास में जब हम देखेंगे जो हम माइक्रोस्कोप यानी कि जब हम सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण करेंगे, तो उसमें भी कुछ आपको और रेशों के बारे में देखने को मिलेगा इन 6 रेशों के अतिरिक्त, ठीक? तो हम आज की सबसे पहले जो क्लास है उसमें देख लेते हैं कि जब हम बर्निंग टेस्ट कर रहे हों तब हमें क्या चीज़ें कैसे देखने को मिलती है। सबसे पहले हम इसे थोड़ा-सा ज़ूम कर दें ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक? आई होप कि अब आपको चीज़ें आसानी से दिख रही होंगी और अच्छे से दिख रही होंगी, ठीक? इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले एक तरफ आपका तंत्र दिया गया है, एक तरफ आपका दूसरे कॉलम में आपका है ज्वाला के संपर्क में लाने पर कैसा आता है, मतलब क्या होता है? दूसरा ज्वाला के अंदर ये कैसा होता है? तीसरा आपका ज्वाला के बाहर निकलने यानी कि जो वो लौ की हम बात करें और इसकी राख कैसी होती है, साथ ही साथ इसकी गंध कैसी आती है। अगर हम बात करें सबसे पहले कपास की, तो जो कपास का रेशा है, ये जब आप ज्वाला के संपर्क में इसको लाते हैं, यानी कि जब आग के संपर्क में इसको लाते हैं, तो ये झुलसता है और ये तेज़ी के साथ जलता है, ठीक? ज्वाला के अंदर ये तेज़ी से जलता है और ये आपको पीली लौ यही आपसे पूछी गई है कि जब आप कॉटन के वस्त्र को जलाते हैं, उसमें से कैसी लौ निकलती है? लाल, पीली, नीली जो भी हो, तो आपको ध्यान रखना है कि पीले लौ के साथ में ये जलता है। इसी के साथ-साथ ये आपका ज्वाला से बाहर निकालने पर ये जलता रहता है, जलने के बाद ये चमक रहती है इसमें, ठीक? अगर हम बात करें राख की, तो ये चिकने ग्रे रंग की पंख के समान ये आपको इसमें राख देखने को मिलता है और अगर हम गंध की बात करें तो ये कागज के समान जलने की गंध देता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास का रेशा जलने पर यानी कि उसकी गंध कैसी होती है? तो कपास के रेशे के जलने पर उसकी गंध कागज के समान दिखाई देती है क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा कपास है ये सेलुलोजिक जगत का रेशा होता है।
आपसे पूछा गया है कि ये मांस के जैसे गंध देती है या कपास का रेशा जो है वो कागज़ के जैसा गंध देता है, कैसा देता है? तो यहाँ से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बना दिया यानी कि बता दिया जो आपसे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक? इसी एक बिंदु से। अगली अगर हम बात करें तो जो हमारा अगला है इसको थोड़ा-सा और ज़ूम करेंगे तो शायद आपको कुछ अच्छे से ज़्यादा दिख पाएगा, ठीक? ये आपका आई होप कि अब दिख रहा हो। यस, अब आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक? तो अगर हम बात करें, कोई दिक्कत तो नहीं है? अ, ये, ये, अभी आपका सही हो गया है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? तो हम बात कर रहे थे किसकी, अब हम बात करेंगे लिनन की। लिनन जैसा कि अभी आपने देखा कपास में, तो अगर हम बात वैसे ही करें लिनन की, तो जो लिनन का रेशा है ये कैसे जब आप इसको आग के संपर्क में ले जाएँगे, तो ये आपका झुलसता है और आसानी से जलता है। यानी कि ये तो पहले झुलस जाएगा, फिर आसानी से जलता है। ये जब आप इसे आग के संपर्क में ये अंदर में रहता है, तो ये जलता रहता है और पीली लौ भी देता है। क्या देता है? पीली लौ देता है। निकालने के बाद भी ये जलता रहता है। अगर हम बात करें राख की, तो राख चिकने किनारों वाला भूरे रंग का होता है। कपास कैसा दे रहा था? ग्रे दे रहा था। ये कैसा देता है? भूरे रंग का देता है। जलते हुए कागज़ के जैसे, ये भी आपका कागज़ के जैसे ही गंध आएगी इसकी। लेकिन यहाँ आप दूसरे में आप ध्यान रखेंगे ये रेशम का भी पूछा जा चुका है, ठीक? अगर रेशम के जो रेशे हैं आप उनको आग के पास ले जाएँगे तो क्या होगा? ये सुलगता रहेगा। क्या होगा? ये आपका सुलगता रहेगा और धीमा जलता है। जैसे जो आपके अदर रेशे थे आपने देखा कपास और लिनन के बारे में तो ये जलते रहते हैं। लेकिन ये जो आपका रेशम का है ये थोड़ा धीमा जलता है, कठिनाई से जलता है, ज्वाला नहीं निकलती है, ठीक? अगर हम इसके राख की बात करें तो राख जो है इसकी गोल, भुरभुरी, चमकीले काले मनके जैसी आसानी से मसली जा सकने वाली होती है। अगर हम बात करें इसके गंध की, यानी कि जो रेशम का रेशा है इसका गंध कैसा होता है जलने पर, तो जलते हुए पंख या फिर बाल जैसी गंध आती है क्योंकि ये क्या है प्रोटीन जगत का है, प्राणिज जगत का रेशा है। तो प्राणिज जगत के रेशे के जलने की गंध एक समान होती है और जो आपके कह सकते हैं वानस्पतिक जगत का है उसका अलग होता है, ठीक? तो जैसे आपने देखा कि रेशम के जो जलने की गंध है, वो जलते हुए पंख या फिर बाल के समान है, तो वैसे आप ध्यान रखिएगा इसकी समानता कैसे होगी, ऊन से भी होगी, ठीक? तो ये आपने देखा रेशम के बारे में। अब हम इसी के साथ-साथ बात कर लेते हैं ऊन के बारे में। अगर ऊन देखा जाए, तो जो ऊन के रेशे हैं आपके, ये कैसे होते हैं? ऊन क्या है आपका, ये सुलगता है। जैसे आप जब ऊन के कपड़े ले जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका सुलगता है और जब आप इसे आग में रखे रहते हैं, यानी कि जब ये आग के संपर्क में लेंगे, सुलगता है। फिर जब आग में रहता है, तो थोड़ा धीमा टिमटिमाने वाली ज्वाला के साथ जलता है, किनारे इसके घुघराले हो जाते हैं, ठीक? जब आप इसे आग से बाहर निकालेंगे तो ये जलना बंद हो जाता है। राख कैसी देगी? तो राख इसकी जो होगी वो भुरभुरी, गहरे रंग की राख, अग्नि हाँ, अनियमित आकार की, आसानी से मसली जाने वाली होती है। यानी कि इसका कोई आकार नहीं होता है। अगर हम बात करें ये जलते समय गंध कैसी देती है? ध्यान रखिएगा यहाँ से जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके ये गंध से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और दूसरा है आपका लौ कैसी देती है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो आपका ऊन का रेशा है, जब ये जलता है तो जलते हुए ये बाल के पंख यानी कि बाल के जैसा और या फिर पंख के जैसा देती है ये गंध और जो रेशम का वस्त्र है जलने के बाद जैसी गंध देता है उससे भी ये तीक्ष्ण गंध होती है इसकी, ठीक? ये तो आपने समझा ऊनी पढ़ लिया और आपने ये पढ़ लिया।
ऊनी पढ़ लिया यानी कि प्राणिज जगत के और प्राकृतिक जगत के पढ़ लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा अपने एसीटेट पर। एसीटेट पर तो ये जो आपका रेशा है, ये एक तो गलता है, जब आप इसे आग के संपर्क में ले जाते हैं, तब ये क्या होता है, तब ये गलता है, इसी के साथ-साथ ये काला भी पड़ जाता है, ठीक? अब जब ये तो आप जब आग के संपर्क में ले गए तब की बात है। आग के संपर्क में जब ये रहता है, यानी कि आग के अंदर जब रहता है, तब क्या होता है, तेज़ी से जलता है, सिकुड़ता है, चटकता है और पिघल कर टपकता है। अच्छा, कभी आपने रेयॉन के कपड़े देखे हों, तो जब आप उसको आग में लेकर जाएँगे, तो वो बूँद-बूँद करके टपकता है, जलता है, पिघलता भी है और वो बूँद-बूँद करके टपकता भी है। जब आप इसे आग से बाहर निकालते हैं तब भी ये आपका जलता रहता है, पिघलता रहता है, जलता रहता है और टपक-टपक कर गिरता भी रहता है। और ये प्रैक्टिकल आप सभी ने किए होंगे। अगर नहीं किया है तो जाइए, कोई आपके पास एसीटेट का कपड़ा होगा तो आप देखेंगे और इसे एक लकड़ी लेंगे, उसमें बाँध लेंगे और जब आप इसे आग में ले जाएँगे तब भी ये बूँद-बूँद करके गिरता रहेगा, पिघलता रहेगा, जलता रहेगा। जब आप इसे बाहर निकालेंगे, इसकी स्थिति तब भी वैसी ही रहेगी, ठीक? राख की अगर हम बात करें, तो राख इसकी अनियमित, भंगुर, कठोर, काली राख मसलने में कठिन होती है, ठीक? क्योंकि ये बूँद-बूँद करके जब गिरती है तो जमती रहती है और सिरके के समान इसमें आपको गंध देखने को मिलता है, ठीक? ये आपने एसीटेट के बारे में देखा। अब अगर हम थोड़ा-सा और बात करें तो आ जाते हैं हम एक्रिलिक पर। अब एक्रिलिक पर क्या होता है, यानी कि जो आपके एक्रिलिक हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप इनको जलाते हैं या जब आप इनको आग के संपर्क में ले जाते हैं। तो जब हम इनको आग के संपर्क में ले जाते हैं तो ये एक्रिलिक क्या होते हैं आपके, गलता है और सिकुड़ जाता है। एक तो ये गलेगा, दूसरा ये उसी में सिकुड़ जाएगा। आग में जब रहेगा तो ये तेज़ी से जलता है, सिकुड़ता है, चटकता है, पिघलता है। मतलब वही जो लगभग जैसे आपका एक्रिलिक का नहीं, एसीटेट का हो रहा था, कुछ उसी तरह से। अगर हम इसे आग से बाहर निकाल लेते हैं तब क्या होगा? तब ये पिघलता है और जलता रहता है। अगर हम इसके राख की बात करें तो राख आपका भंगुर, कठोर, अनियमित, काले मन के जैसा मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? मन के मतलब जैसे कुछ मोती के समान हो जाता है, ठीक? काली मोती के समान। ये आपका जब ये यहाँ पर हम एक्रिलिक और ऑरलॉन की बात, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक? ये जलते हुए मांस की तरह आपको गंध देता है। अगला है आपका नायलॉन की बात करें, तो जो नायलॉन का वस्त्र है, ये आप जब इसको आग के संपर्क में ले जाते हैं, तो ये ज्वाला से गलता है और सिकुड़ता भी है। अगर हम बात करें जब इसे आप आग में रखे रहते हैं, आग के अंदर क्या होता है, पिघलने के साथ-साथ धीमा जलता है। जब आप इसे आग से निकाल लेते हैं, तो ज्वाला पहले कम होती है, फिर ये बुझ जाती है। अब इसी के साथ-साथ अगर हम इसके राख की बात कर लें, तो राख जो होता है वो भूरी, कठोर, गोल मनके के समान होती है और अगर हम गंध की बात करें तो अजवाइन के समान इसमें गंध आती है, ठीक? अगला रेशा जो है आपका, वो आपका आ जाता है ओलेफिन। अगला रेशा है आपका, ये आपका आ जाता है, क्या आ जाता है? ओलेफिन। ओलेफिन और पॉलीप्रोपिलीन है। पॉलीप्रोपिलीन है। अब ये जब आप इसे आग के संपर्क में ले जाएँगे तब क्या होगा? तब ये ज्वाला से गलता है और सिकुड़ता है। यानी कि ज्वाला से क्या होगा? गलेगा और सिकुड़ेगा। अगर जब आप इसे आग में रखते हैं तो ये पिघलता है और धीमे जलता है। अगर आप इसे ज्वाला से निकाल लेते हैं तो ये कठिनाई से धीरे-धीरे जलता है। हम इसके राख की बात करें तो कठोर, गोल, हल्के मनके के समान होता है और जले एस्फाल्ट की तरह ये आपको गंध देता है। अगर हम बात करें पॉलिएस्टर और डेक्रोन की, तो ये आपका ज्वाला से गलता है और सिकुड़ता है, यानी कि जब आप इसे आग के
संपर्क में ले जाते हैं, तब ये क्या करता है, ज्वाला से गलता है और सिकुड़ता है। जब आप इसे आग में अंदर में रखते हैं, तो ये आपका पिघलता है, धीमे जलता है और काली राख देता है। कठिनाई से ये जलता है जब आप इसे बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम राख की बात करें, तो कड़े काले मोती के समान होता है, मीठी गंध आती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक? कड़े काली के मोती के समान जो आपको राख मिलती है, किसकी मिलती है? या किस रेशे को जलाने पर उसकी जो राख होती है, या किस रेशे को जलाने पर वो कड़े मोती के समान हो जाता है, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं रेयॉन की। रेयॉन जो है, जब आप इसे आग के संपर्क में ले जाते हैं, तो ये झुलसता है और तेज़ी के साथ जलता है। यानी कि जो आपके पास रेयॉन का कपड़ा है, ये क्या करेगा, जब आप इसे आग के पास ले जाएँगे, तो ये आपका तेज़ी से जलता है और ये झुलसता है और तेज़ी के साथ जलता है। जब आप आग में रखते हैं या आग के अंदर, ये तेज़ी से जलता है, पीली लौ के साथ में जलता है। अगर हम अच्छा, पीली लौ से याद आया, अभी आपने जब लिनन और कपास पढ़ा था, तब भी आपने पीली लौ पढ़ा था ना? तो ये भी, इनमें भी आपने सेलुलोज़ डाला है। ये जो होते हैं, ये भी पीली लौ के साथ में जलते हैं और कपास के समान ही जलता रहता है। जैसे कपास आपका जलता रहता था, वैसे। हल्के भूरे रंग के समान ये आपको राख देता है और गंध जो होती है, इसके भी जलते कागज के समान ही होती है, जैसे कि आपने देखा था कपास और लिनन में, ठीक? अगर हम बात करें ज़ेफ़्रॉन की, ज़ेफ़्रॉन क्या है? तो अगर हम ज़ेफ़्रॉन की बात करें, तो ये ज़ेफ़्रॉन आपका, अगर हम इसे आग के संपर्क में ले जाते हैं, तो क्या होता है? अगर हम ज़ेफ़्रॉन को आग के संपर्क में ले जाएँगे, तो ये आपका गलता है और पिघलता है, ठीक? और अगर हम इसे आग में रखते हैं, तो थोड़ा-सा ये चटकता है और फिर जलता है। लेकिन जब हम आग से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये जलता है और पिघलता है। राख की बात करें, तो अनियमित काली राख आसानी से मसले जाने वाली होती है, हल्दी के समान इसकी गंध आती है, ठीक? ये तो आपने देखे, यहाँ पर आपने 11 रेशों को समझ लिया। अब हमारे पास 1-2 रेशे और हैं, ज़रा हम उनको भी एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन से हैं। थोड़ा-सा इसे ज़ूम करना होगा ताकि आपको आसानी से चीज़ें दिख सकें, ठीक? थोड़ा-सा हम ज़ूम कर लेते हैं। आई होप कि आपको अब सारी चीज़ें दिख रही हों, ठीक? ये, अभी आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा-सा हम और ज़ूम करते हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो देखने में, बस। ये हमने ये आई होप कि अब आपको चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक? हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो हमारे और रेशे हैं, जैसे आपने सरण का नाम सुना होगा, आपने स्पेंडिक्स सुना है, आपने काँच के वस्त्रों के बारे में सुना है, आपने धातु के वस्त्रों के बारे में सुना है, तो थोड़ी-थोड़ी हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सरण की, तो जब आग के संपर्क में ले जाते हैं, तो क्या होता है? ज्वाला से जलता है और सिकुड़ता है। जब आप इसे आग में रखते हैं, तो बहुत धीमे पिघलते हुए जलता है और अगर आप इसे आग से बाहर निकालते हैं, तो ये बुझ जाता है। कड़े काले मोती के समान ये आपको राख देता है और इसकी गंध जो होती है, वो तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक? आगे हम अगर बात करें स्पेंडिक्स की, तो ये ज्वाला से गलता है। ये जो स्पेंडिक्स है, ये ज्वाला से गलता है बिना सिकुड़े हुए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये बिना सिकुड़े हुए जलता है, ठीक? गलता है। पिघलते हुए जलता है ये आपका, और पिघलते हुए ये जलता रहता है जब आप इसे आग से निकाल लेते हैं। अगर राख की बात करें, तो नर्म, काली व रोएदार राख इसमें निकलती है। गंध इसकी तीक्ष्ण होती है, ठीक? अगर हम काँच की बात करें, तो जब आप इसको आग के पास लेके जाएँगे, काँच को जब आप आग के पास लेके जाएँगे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जलेगा नहीं। 1500 हाइट पर ये क्या होगा, अगर आप इसे 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखते हैं या इससे अधिक पर,
तब जाकर ये आपका पिघलता है और जब ये आप इसे आग से बाहर निकालते हैं तो कठोर पड़ जाता है ये। कैसे काँच आपका पिघलाया जाता है और जब आप इसे आग के पास ले जाते हैं तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप इसे आग में रखते हैं 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या इससे अधिक रखते हैं तब जाकर ये पिघलता है और जैसे ही आप बाहर निकालते हैं ये कठोर पड़ जाता है। काँच ये काँच जैसा कठोर हो जाता है जब आप बाहर निकाल के रखते हैं और इसमें कोई गंध आपको नहीं मिलती है। अगर हम बात करें धातु की, यानी कि जो धातु के वस्त्र हैं, तो क्या होता है, जो धातु के आपके वस्त्र हैं, ये जब आप इसे आग के पास ले जाएँगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। धातु को ढकने वाली फ़िल्म पिघलती है व जलती है। जब आप इसे आग से बाहर निकाल लेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। भंगुर मनके वाला भस्म या फिर चपटी रिबन तैयार होती है। गंध इसकी मीठी होती है। ऐसे ही आपका क्रिस्लॉन है, क्रिस्लॉन आपका जब इसे आप आग के संपर्क में ले जाते हैं, तो ज्वाला से गलता और सिकुड़ता है और जब ये आग में रहता है तो जलता है और साथ में ये पिघलता भी रहता है। जब आप इसे आग से बाहर निकाल लेते हैं, तब ये पिघलते हुए जलता रहता है, ठीक? अगर हम बात करें राख की, तो भंगुर, कठोर, अनियमित आकार का मनका देता है आपको और गंध इसकी मीठी होती है, ठीक? तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रेशे थे जिसको हमने दहन परीक्षण से समझा। जब आपको रेशों को पहचानना है तो आप दहन परीक्षण कर सकते हैं, ठीक? ये कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसे आपको ध्यान रखना था। उम्मीद है कि ये जो परीक्षण आपने पढ़े हैं, अगर आपको ना दिखा हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा ज़ूम कर दी हूँ। आप इस चीज़ को आसानी से नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक? तो ये हमने जितने भी परीक्षण देखे सबसे ज़्यादा हमने दाहन परीक्षण देखे। ऐसा नहीं है कि आपके और रेशों का परीक्षण नहीं दिया गया था, अलग-अलग बुक में अलग-अलग दिया गया है। तो मैंने बस आपको कुछ ही करवाए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बार-बार आपसे पूछे गए हैं, तो मैंने बस उन्हीं का परीक्षण आपको बताया है, ठीक? उम्मीद है कि ये जो आपने भौतिक परीक्षण देखा कल, परसों और नरसों 3 दिन सॉरी कल, परसों और आज 3 दिन में आपने भौतिक परीक्षण देखा। अभी हमारा जो कह सकते हैं रासायनिक परीक्षण है और यांत्रिक परीक्षण है। यानी कि यांत्रिक विधियों से भी तो हम पता लगाएँगे ना कि हमारे वस्त्र कैसे हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि कॉटन के रेशों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर कैसा दिखाई देता है? लिनन के वस्त्र को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर कैसा दिखाई देता है? रेयॉन कैसा दिखाई देता है? नायलॉन कैसा दिखाई देता है? रेशम को हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं, तो हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ-साथ हम रासायनिक परीक्षण भी करेंगे, यानी कि जो केमिकल टेस्ट होते हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं अपने कॉटन पर, लिनन पर, रेशम पर तो क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आपसे पूछा गया था कि अगर आप ये अपने लिनन पे या कॉटन पर हम बात कर लेते हैं, कॉटन के कपड़ों पर जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? रेशा गलता है कि फूलता है? तो हमें देखना है कि जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तब रेशा फूलेगा कि घुलेगा कि गलेगा, क्या होगा? तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हमारी डिस्कस बाकी है जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस हम इन्हीं परीक्षणों पर अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। हालाँकि आज मुझे याद नहीं आ रहा है कि शायद मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर नहीं पूछा है तो अच्छी बात है, अगर पूछ लिया है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं पूछा है तो कोई बात ही नहीं है, अगर पूछा है तो भी आप बताएँगे नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोग एक्टिव होते हैं जो जवाब देते हैं, ठीक? तो ये क्वेश्चन मैंने कई दिन पूछा, हालाँकि कल हमारा ये परीक्षण समाप्त भी हो जाएगा। हमने आपसे ये पूछा था कि ज़रा ऊनी रेशों में बताइएगा ऐसे कौन से जानवर का रेशा है जो हमें गर्मी में
ठंडेपन का और ठंडी में गर्मपन का एहसास दिलाता है। तो कुछ लोगों ने किसी ने लामा बताया, किसी ने मेरिनो बताया। चलिए अच्छी बात है आपने कुछ तो बताया, लेकिन ये आपका 2 कुंभ वाला जो ऊँट है, ये हमें देना है। अब एक बार मतलब ये जो 2 कुंभ वाला ऊँट होता है, ये हमें इससे जो हमें ऊन प्राप्त होता है, वो ऊन यानी कि वो वस्त्र हमें गर्मी में ठंडापन और ठंडी में गर्माहट का एहसास दिलाता है। अब आप जाकर खोजिएगा कि ये 2 आप जो आपका कह सकते हैं जो आपका 2 कुंभ वाला ऊँट है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक? अगर नहीं याद आएगा जाकर कमेंट बॉक्स में चेक करिएगा, वहाँ पर किसी ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है, ठीक? तो एक बार आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा, बाकी वहाँ पर आपको जिन्होंने ये आंसर बताया है, उन्होंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि 2 कुंभ वाला ऊँट, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आप मेहनत कर रहे हैं। तो आप में से जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाकर कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। वो या तो कल की क्लास में होगा या तो परसों वाली क्लास में होगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।